जी, बेस्ट जूता क्या है किसी को नहीं पता। एक बात साफ है कि जब आप जूते पहन के चलते या दौड़ते हैं तो आपके चलने का या दौड़ने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। मैंने दौड़ा दिया आपको खूब, आप रोक काफी देते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ अमेरिका के बॉस्टन शहर में। ये शहर मैराथन के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं मैराथन का विशेषज्ञ नहीं हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत दौड़ सकता हूँ, मगर इनके दौड़ने के बहाने मैं आपको जूतों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जो लोग जूते पहनते हैं दौड़ने के लिए, उन जूतों की बनावट कैसी होती है और जूते हम सबको किस तरह से बदल रहे हैं। और 70 लाख साल पहले से इंसान के चलने के प्रमाण मिलते हैं और करीब करीब 40,000 साल के आसपास से इंसान जूतों की आरंभिक आकृतियां जो हैं नीचे चमड़ा लगाकर रस्सी से बांधना शुरू करता है और अब हम बहुत इंजीनियरिंग के तरीके से बनाए गए जूते पहनते हैं। तो इन जूतों का अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या महत्व है और समाज और हमारी शारीरिक संरचना पर क्या असर पड़ता है, हम इस पर बात करने वाले हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अली यावर हुसैन से। अली पिछले कई वर्षों से जूतों की बनावट पर रिसर्च कर रहे हैं। मजाक में मैंने उन्हें जूतों का प्रोफेसर, जूतों का वैज्ञानिक कह दिया है, लेकिन ये कहने का एक तरीका है ताकि आपका ध्यान एक नए विषय की तरफ जाए और आप रवीश कुमार ऑफिशियल के ज़रिए मैराथन देखने का भी लाभ उठाएं। और जूतों के बारे में मैं आपको गारंटी करता हूं कि इतनी दिलचस्प बातचीत आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप जो लिखा देख रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ख़ास डिपार्टमेंट है और ख़ास मकसद से मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। हमारा शरीर किस तरह से 70 लाख वर्षों में बदलता चला गया है और हम कहाँ से, पहले हम उस तरह से दिखते थे जो वो मूर्ति है जिसे आप जो हम आरंभिक मनुष्य जिसे कह सकते हैं, तो हमारे पूर्वज हैं। तो इन्हें चुपचाप आप प्रणाम करें और इनका आशीर्वाद लें और फिर जब कैमरा मेरी तरफ आएगा तो मैं ख़ास जिस वजह से आया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जूते क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा लैब है जहाँ जूतों पर रिसर्च होता है। अगर आपको ये लगता है कि आप जूतों के मामले में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे जूते पहनते हैं और बहुत जानकारी है, तो थोड़ा एक बार सोचिएगा कि हम सब जूते ख़रीदते तो हैं, पहनते भी हैं, शायद हम ब्रांड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, पर जूते की जो अपनी इंजीनियरिंग है और हमारा शरीर किस तरह से बदलता चला गया, पाँव किस तरह से बदलते चले गए हैं, उसके हिसाब से भी जूते बहुत बदले हैं। और अब जूतों के विज्ञान के दुनिया में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। तो हम यहाँ एक वैज्ञानिक से बात करेंगे जो जूते पर रिसर्च करते हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी, अभी तो काफ़ी नौजवान हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी जूते पर गुजरती है। जूते को पढ़ने में वो केवल जूता पढ़ते हैं, मतलब उसके बायोमैकेनिक्स पर, उसके इंजीनियरिंग पे, उसके सोल्स पे चीज़ें बदलते हैं। तो हम उनके डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। हम एक जस्ट आपको जल्दी से ये तस्वीर दिखा दें। ये सारा कुछ हमारा शुरुआती दिनों के हाथ का है, मतलब जिससे पता चलता है कि एक हमारे शरीर का आकार, और दूसरा कि हम इन सब को के ज़रिए, इन संकेतों के ज़रिए बहुत ख़ास तरह के इशारे कर रहे हैं। तो संकेतों का भी अपना हमारे जीवन का हिस्सा है। अब वो गायब हो गया, अब केवल थम्स अप बच गया। किसी के साथ फ़ोटो खिंचाई तो वो ऐसे कर लेता है और ऐसे कर लेता है। मुझे पता नहीं चलता कि मेरे बगल में जो लोग खड़े होते हैं ऐसे क्यों कर लेते हैं या ऐसे क्यों कर लेते हैं। आप भी ज़रा सोचिए कि आप यूँ क्यों करते हैं, किससे आपने सीखा है। तो खैर ये सवाल आपको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और अली के लैब में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। अली कौन है?
और इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि अली कौन है। मगर इतना बड़ा फ्रिज आपने देखा है कभी? कभी नहीं देखा। एक हम लैब में आए क्योंकि यहाँ जेनेटिक्स पे भी काम होता है। तो ये -80 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है इस फ्रिज का। तो वो जो हम अपने हमारे घर वाला जो फ्रिज है इसमें अपनी दालें रखते हैं सुबह वाली, वो फ्रिज नहीं है। लेकिन ये बहुत ही हाईटेक जिसे कह सकते हैं, उच्च तकनीकी क्षमता वाला ये प्रशीतक है, फ्रिज है। तो अब हम इनके लैब में जा रहे हैं जहाँ पर आपको मानव कंकाल से, हाड़ मांस के शरीर से आपका परिचय हम कराने वाले हैं। तो ये वो कमरा है और इस कमरे के भीतर जब मैं जाऊंगा तो मैं भी बहुत कुछ बदल जाऊंगा। लेकिन आप भरोसा रखिए, जूतों के बारे में आपको इतनी दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है कि आप भी कहेंगे कि पत्रकार होना सबसे अच्छा काम है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस क्षण, किस देश में, किस राज्य में, किस ज़िले में किसी नई कहानी के साथ खड़े हैं। और यही हमारी ऊर्जा है। और आप जब देखते हैं तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक। रवीश कुमार ऑफिशियल। हम अमेरिका में हैं, बॉस्टन शहर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक लैब में, जिसके नीचे 4 माले में अलग अलग चीज़ों के म्यूज़ियम हैं, मगर ऊपर रिसर्च होता है। आप जूतों के लैब में हैं अली यावर के साथ। तो अब अली हमारे साथ जो प्रयोग करते हैं वो थोड़ा करके बताएंगे कि किस तरह के सेंसर लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, उसका क्या महत्व है जी। तो देखिए, ये जो मार्कर्स हैं मैं आपको और समझाऊंगा ये क्या काम करते हैं, पर ये कुछ मैं आपके जूतों पे लगाऊंगा और कुछ एड़ी पे और पैर पे लगाऊंगा। और इन मार्कर्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जब आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो आपका पैर कितना मुड़ रहा है, कितने डिग्री पर आप लैंड कर रहे हैं, आपका पंजा कितनी स्पीड से ज़मीन से टच होता है। ये सब चीज़ें हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैं वो जान के क्या करूँगा? देखिए, वो जान के सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा, याद होगा आपको, न्यूटन्स लॉज, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये खास फ्रेज है। इस तरह के जो बेसिक मैकेनिक्स के लॉज हैं वो यूज़ करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके एड़ी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, आपके एंकल पे कितना फोर्स लग रहा है, आपके नी पे कितना फोर्स लग रहा है, हिप पे कितना फोर्स लग रहा है। और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस जूते से कितना ज़्यादा फोर्स या कितना कम फोर्स आपके जॉइंट्स पे पड़ता है। और उसका एक नतीजा ये निकल सकता है कि अच्छा, ये जूता नी के लिए बहुत ज़्यादा लोड जनरेट कर रहा है तो शायद इससे नी पे नुकसान पड़ेगा। अच्छा, इस तरह की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। उन कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको प्रिसाइसली लोकेशंस मेजर करना ज़रूरी है हर सेगमेंट की। अच्छा, पैर। हाँ, हम तो बस यूं ही दुकान से ले आते हैं, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस तरह के शोध भारत में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं। लेकिन कितना अच्छा है कि राजनीतिक खबरों के बीच में उनका महत्व तो ज़्यादा है ही, पर हम ये भी देखें कि हमारे चलने फिरने की जो तकनीक है, जो विज्ञान है, वो किस तरह से है। तो जूता किसी कंपनी से बनकर नहीं आता है, उस जूते की डिज़ाइन कहीं और तैयार की जाती है और उसका विज्ञान कहीं और से। तो हम इसी एक तरह के लैब में हैं। तो अब मुझे तरह तरह के सेंसर से लैस किया जा रहा है जी। ये 6 मार्कर मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। हाँ। और इन सेंसर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टिसिपेंट है, जैसे आप हैं, आपको फील नहीं होना चाहिए कि मैंने आपके ऊपर बहुत सारे सेंसर लगा दिए हैं, वरना आपकी चाल बदल जाएगी। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप जब चलें ये सेंसर पहन के तो बिल्कुल नेचुरली जैसा चलते हैं वैसा चलें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि लाइट वेट सेंसर्स हों। अच्छा, और सबसे कम जिसका इसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव सेंसर्स। तो ये हम कोशिश करते हैं कि सारे सेंसर्स नॉन इन्वेजिव हों। चलिए, अब ये मनोज कुमार की फिल्म का गाना याद आ गया, तौबा ये मतवाली चाल। एक और लगा देता हूँ सितम ये सिमेट्री के लिए। बहुत सुंदर। ठीक है। और ये मैं आपके तो जो हमारा काफ मसल होता है, हाँ। ये लोअर लेग के सबसे बड़े मसल्स में से एक है। अच्छा। और ये काफ मसल ये एक्शन करता है, जो आपका पंजा जो ऊपर नीचे होता है। अच्छा, जब उसकी पूरी इंजीनियरिंग यहाँ से है जी। तो मैं आपके ऊपर एक और सेंसर लगाऊंगा और ये सेंसर जो है ये मसल एक्टिविटी मेजर करता है। अच्छा। तो ये सिग्नल जब हाई होता है मतलब आपका मसल बहुत एक्टिव है, और ये सिग्नल जब लो होता है मतलब आपका मसल रिलैक्स्ड है। और हम स्क्रीन पे देख पाएंगे कि आपका मसल कब एक्टिव है और कब नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए, दर्शकों को अगर पूरा ये वीडियो देखना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, उनको पता तो चलना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। जी।
ठीक है, मैं पाँव उठा लेता हूँ अपना पतलून, जैसे नदी पार करने वाला हूँ। थोड़ा टाइट लगेगा ये, पर हाँ, चलेगा, अनकंफर्टेबल नहीं होगा। और ये वायरलेस सेंसर है, तो ये मेजरमेंट करता है आपके पैर में। हाँ। पर एक ब्लूटूथ बॉक्स रखा हुआ है कंप्यूटर के पास में। अच्छा। तो ये वायरलेसली कम्युनिकेट करता है। ओह, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि मैं आपको बाहर भी भेज सकता हूँ, ताकि हम रियल वर्ल्ड मेजरमेंट कर सकें। और मैं चलता रहूँ और आपको पता चल जाएगा। आपके पास ज़्यादा डेटा होगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा डेटा होगा और ज़्यादा नेचुरल डेटा होगा, क्योंकि ये हमको पता है कि जब हम लोगों को लैब में लाते हैं तो उनका बिहेवियर बदल जाता है हल्का सा, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा उसके बलबूते पे। और क्योंकि अभी तो सामने एक कैमरा है तो और बदल जाएगा। जी एग्जैक्टली। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो अब आप अगर कैमरे के व्यू में आएंगे, ले आइए, तो आप ट्रेडमिल पे आ जाइए। हाँ, चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे पीरियोडिकली आपका फोर्स एक बार बढ़ता है यहाँ, एक बार वहाँ बढ़ता है। कैसे ये मार्कर्स मूव कर रहे हैं, मैं जूम करता हूँ ज़रा, और आप देख सकते हैं उनको। और यहाँ पर ECG की तरह आपके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं। हर कदम के साथ आपका मसल एक्टिव होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर एक्टिव होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो पीरियोडिक बिहेवियर है मसल का, ये हम स्टडी करते हैं। और मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पता कर सकता हूँ कि आप अपने मसल्स को जितना यूज़ करना चाहिए उतना कर रहे हैं या नहीं। अच्छा। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी तो ठीक है। जी। फिर आपको दिमाग का भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं जूतों के अध्ययन के केंद्र में हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अली यावर के साथ। ये कोई नाम नहीं है, पेशेवर नाम, लेकिन फिर मैं फ़िलहाल के लिए कह रहा हूँ कि जूतों के प्रोफेसर से। तो रवीश कुमार ऑफिशियल पे आप ये कार्यक्रम देखेंगे और आप याद रखेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम आपको कहीं भी देखने को और नहीं मिलेगा। जूतों के विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। कोशिश करेंगे कि इसमें 2 बेल्ट हैं ट्रेडमिल पे, पर अक्सर जो आप जिम वगैरह में ट्रेडमिल देखते हैं उसमें एक बेल्ट होता है। हाँ। तो ये 2 इसलिए हैं क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम आपको बिना बताए हल्के से एक बेल्ट को तेज़ कर दें और एक को धीमा कर दें, ताकि आपको झटका लगेगा और आप एडजस्ट करेंगे। आप बिल्कुल सरकार की तरह सोचते हैं कि जनता को बिना बताए नच कर दिया जाए और उसको पता ही नहीं चले कि सारा अगर ट्रांजैक्शन कैशलेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो एक दिन सरकार उस पर किस तरह का कंट्रोल करेगी। हाँ, उसको पता नहीं चलता, उसे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है, हम फ़ोन से टकाटक पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ जी। तो मैं समझ रहा हूँ आप वैज्ञानिकों को। तो इस तरह के पर्टर्बेशंस करते हैं ये पता करने के लिए कि आप कितना जल्दी अपनी चाल को रिकवर कर सकते हैं, और क्या इस तरह के जूते बनाए जा सकते हैं जो आपको ज़्यादा स्टेबल बनाए, ताकि अगर इस तरह का कोई पर्टर्बेशन रियल लाइफ में हो, आप स्लिप हो जाएं या आपको कोई धक्का दे दे, तो क्या ऐसे जूते बनाए जा सकते हैं जो आपको स्टेबल रखने में आपकी मदद करें। और ये इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम उन लोगों में पता है जो बड़ी एज के हैं। तो 60-70 की एज से बड़े जो लोग हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कई बार गिरते हैं वो लोग। और एक बहुत बड़ा फोकस जो है शू या फुटवेयर रिसर्च में वो है एल्डरली पॉपुलेशंस के ऊपर, कि कैसे उनको स्टेबल किया जाए। अच्छा, मैं आपको बहुत सलाह दिया। अब अलग से जूते आने लगे जी, उनके लिए अलग से जूते कमर्शियली तो थोड़े कम है, पर एकेडमिक रिसर्च उस फोकस से बहुत हो रही है अभी कि इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। हमारे पास बहुत कंक्लूसिव आंसर्स नहीं है अभी, पर उस दिशा में लोग सोच ज़रूर रहे हैं। पर आपके पास ऐसा ज़रूर अंदाज़ा होगा कि कितने बुजुर्ग आमतौर पे चलते फिरते गिर जाते हैं। जी, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, पर मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अनयूजुअली हाई नंबर है जो गिर जाते हैं। मतलब 20, 30, 40% लोगों के आसपास एक एज के बियॉन्ड ऐसा होता है कि उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और उनकी जिसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग वो बढ़ जाती है, कि अगर वो एक डिस्टेंस चल के जाएंगे तो क्या चांसेस है कि वो गिर जाएंगे, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि एक यंग इंसान जो है वो रिटायर्ड अंकिलों की कितनी चिंता करता हूँ, जबकि उन्होंने पूरे देश के सामाजिक माहौल को बिगाड़ने में बहुत भूमिका निभाई है। जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए स्टेबल जूते बनाएं, ताकि वो स्टेबल राजनीति और कंपैशन, करुणा के बारे में सोच सकें। ज़रूर। हाँ। तो हाँ, ये कुछ मेरी टिप्पणियों से आप परेशान ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। जी हाँ। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारी रिसर्च के। आप थक तो नहीं है? मैं अभी थका नहीं। ठीक है। तो एक और इंस्ट्रूमेंट है जो हमने आज यूज़ नहीं किया है, पर हम कई बार यूज़ करते हैं, वो है ये फ्लो एनालाइजर। हाँ। आप अगर देखें यहाँ पे दुनिया भर के मास्क लगे हुए हैं। हाँ। ये फेस मास्क है, तो ये आपके मुंह पे लगाया जाता है
और हम इसके थ्रू नापते हैं कि आप कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ कर रहे हैं। और उससे ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं चलने पर। तो ज़्यादा एनर्जी लगाना सही है, अच्छा है, या कम एनर्जी में चलें? वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आपको वजन घटाना है या आपको फिटनेस बढ़ानी है तो आपको कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है। और अगर आपको एक काम बार बार करना है और आपके पास लिमिटेशंस हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ना थकें। मेरा गोल तो धर्म के नाम पे चुनाव जीतना है, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। उसमें कुछ करना नहीं होता है, लोगों को कुछ धार्मिक बातें बता देनी होती है और आराम से राजनीति में कुर्सी पे बैठना होता है। तो ऐसा मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा फोर्स लगाने वाला। जी, तो कुछ बहुत अभी ऐसे नए जूते कई आए हैं जो ये मैराथन रनर्स या एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। और उन जूतों का गोल होता है कि वो एनर्जी मिनिमाइज करें। अच्छा। ताकि आप जब लंबा मैराथन दौड़ रहे हैं, मतलब 40-50 किलोमीटर दौड़ते हैं लोग और उस रेस में अगर 2-5 मिनट भी कम हो जाए रेस के, तो वो जीत और हार का फर्क तय करते हैं। तो अली ये बताएं कि क्या उन जूतों पे लिखा होता है कि इसमें आपकी एनर्जी कम लगेगी? जी बिल्कुल, वो उनका अच्छा सेलिंग पॉइंट है। पर हम तो केवल नंबर देखते हैं जूतों के कि 9 नंबर का है या 10 नंबर का है और ख़रीद लाते हैं। जी, तो आई थिंक ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एथलेटिक परफॉर्मेंस पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब लोग खरीदते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारे बाहर भी कुछ दुकानें हैं, उन दुकानों का फोकस जूतों की साइज़ वगैरह से ज़्यादा इस पर है कि इस जूते से आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, तो इस तरह की स्पेशल दुकानें होती हैं? जी, स्पेशल दुकानें होती हैं, स्पेशल ब्रांड्स हैं जिनका पूरा फोकस इसी पर है कि एथलेटिक परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक बात बताइए कि बहुत लोग डायबिटीज़ से परेशान रहते हैं हमारे देश में, तो खासकर भारत में तो काफ़ी चलते हैं। जी, तो कई लोग सोचते हैं कि पैसे के हिसाब से, तो अगर किसी के पास पैसा है या उनका बच्चा अच्छी नौकरी करता है, बहुत महंगा जूता दे देता है, तो पार्क में दिखता है रिटायर्ड अंकलों के बीच में, और किसी का बहुत साधारण जूता होता है। जी, तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है उनके चलने के परफॉर्मेंस में? जी, एक चीज़ जिस पे फ़र्क पड़ता है वो है जिन लोगों को बहुत एडवांस डायबिटीज़ होता है, उनको आपको पता होगा जैसे अगर कहीं चोट लगी तो उस चोट का इलाज होने में बहुत समय लगता है। हाँ। शरीर ध्यान नहीं रख पाता अपना। तो जूतों के केस में क्या होता है, अगर आप अनकंफर्टेबल जूता पहनते हैं तो कई स्पॉट्स पे आपको अल्सर हो जाएंगे, एड़ी के नीचे या अंगूठे के नीचे, कहीं भी छोटे छोटे अल्सर हो जाएंगे। और डायबिटीज़ में एक और चीज़ होती है कि आपको दर्द फील नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि अल्सर हुआ है, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और फिर एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्ट मेंटेन करके रखें और ये इंश्योर करें कि उनको कम से कम इंजरी हो, और अच्छा जूता पहने। जी, और उस सिचुएशन में कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जूता आपको काट नहीं रहा है, वरना बार बार इंजरी होगी और बार क्या इसके लिए भी अलग से जूता आता है? जैसे एथलेटिक्स के लिए जूता आता है, जिनके पास जिन्हें डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उनके लिए अलग से जूता आता है? जी, उनके लिए अलग से जूते आते हैं और वो कंफर्टेबल बनते हैं। पर अब ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना मार्केटिंग है और कितना एक्चुअल साइंस है, और वो तो किसी का भी गेस हो सकता है। पर उसमें जागरूकता होनी चाहिए उनमें कि एक आराम वाला पाँव जूता उसको पहने। तो अभी हम किस स्तर पर आ गए फिर? अब आपका मकसद पूरा हो गया? हाँ, हमने जांच लिया, आप ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। मैं रोज़ काफ़ी चलता हूँ। हाँ। रोज़ तो नहीं, पर अच्छा। काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा, तो वो काफ़ी है। हाँ, देखिए, एक्सरसाइज को लेके एक बहुत सिंपल आइडिया ये है कि 0 से बेहतर है थोड़ा, और थोड़े से बेहतर है थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो आप जितना कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है, उतनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है और करनी चाहिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करें, पर थोड़ी सी ज़रूर करें, बिल्कुल सेडेंट्री ना रहें। हमारी करंट सिविलाइजेशन की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सेडेंट्री रहने से होती हैं। इसमें एक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ हैं। ये इनको बोलते हैं डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा। और ये हमारे सेडेंट्री बिहेवियर का नतीजा है, एक कारण। हम चलते नहीं है, कई घंटे बैठे रह जाते हैं टीवी के सामने। जी, तो उसमें वो दिमाग भी ख़राब होता है, पाँव भी ख़राब हो जाता है, शरीर भी ख़राब हो जाता है। खैर, तो अभी ये सारी बातचीत हुई है। अभी हम अली से ये जो अभी सारा डेटा निकला है उसके बारे में बात करेंगे, और जूतों को लेकर बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक सवाल हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी मुझे दौड़ाया जा रहा है जी, ताकि अली ये पता लगा सकें कि मेरे पाँव ज़मीन पर सही तरीके से पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं जी, और कोई गलती तो नहीं है। हाँ। सबसे पहला जो दौड़ने के बारे में एक बहुत यूनिक चीज़ है वो ये है कि आप देखें बहुत हाई फोर्स लग रहा है जब भी आप ज़मीन पे लैंड करते हैं। हाँ। और ये हमने पाया है कि, और ये बहुत वेल नोन है कि जब आपका पैर ज़मीन पे पड़ता है दौड़ते वक्त, हाँ, तो आपके बॉडी वेट का 5 गुना लगभग वजन आपके पैर के ऊपर लगता है। हाँ। जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आप सोचिए हर कदम के साथ आपके बॉडी वेट का 4 से 5 गुना आपका
आपका पैर वजन ढो रहा है, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो मसल एक्टिविटी है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि आप अगर दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, साफ बात है। और एक जो यूनिक चीज़ है आपके दौड़ने की वो ये है कि आप नोटिस करें जब आपका पैर टच होता है ज़मीन पे तो बिल्कुल फ्लैट टच होता है। हाँ, ठीक है, पर कई लोग दौड़ते हैं जब उनकी हील पहले टच होती है और फिर बाकी का पैर टच होता है। हाँ। ये दोनों डिफरेंसेस बहुत क्रूशियल हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब आप हील पे लैंड करते हैं तो एक बहुत ही हाई स्पीड कोलिजन होता है, मतलब धड़ाम से पैर आपका ज़मीन पे रखता है और उससे इम्पैक्ट जो पड़ता है वो आपके घुटनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा। जबकि जब आप फ्लैट लैंड करते हैं तो थोड़ी सी शॉक एब्जॉर्प्शन हो जाती है और ये जेंटली लैंड होता है आपका पैर और आपके घुटनों और हिप पर इतना फर्क नहीं पड़ता। तो कहाँ दौड़ना चाहिए, ट्रेडमिल पे, मिट्टी पे या फुटपाथ पे? इसका सबसे सिंपल आंसर तो है कि आप जहाँ दौड़ सकते हैं, जहाँ आपके लिए पॉसिबल है वहाँ दौड़ें और सेफ जगहों पर दौड़ें। तो मिट्टी वाली जगह पर या ऐसे जंगली जगहों पर दौड़ने में रिस्क रहता है कि आप गिर सकते हैं, वो बड़ा रिस्क है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि या तो ट्रेडमिल पे दौड़ें या सड़क पे या फुटपाथ पे दौड़ें, जो भी आपके लिए एक्सेसिबल है। मैंने दौड़ा दिया आपको खूब, आप रोक देते हैं। हाँ। ओके, 3, 2, 1 स्टॉप। मैं थोड़ा सा जूते के अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका स्केल क्या है? बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एटलीस्ट यूएस के बारे में मुझे पता है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग $80 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है यूएस में। और इसके मतलब 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो मेनली कंट्रोल करती हैं मार्केट को, और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, मतलब ये एक बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है। और इसमें सिर्फ जूते नहीं है, इसमें ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो क्या होता है, जैसे कोई बड़ी जूते की कंपनी है, वो स्पॉन्सर करेंगे किसी एथलीट को मैराथन के लिए। जैसे हम बॉस्टन में, बॉस्टन का मैराथन दुनिया के सबसे फेमस रेसेस में से एक है। तो आप अगर एथलीट हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी किसी कंपनी से और वो आपको अपना जूता देंगे और फिर आप दौड़ेंगे, और अगर आप जीत गए तो ये उस जूते के लिए एक हॉलमार्क है कि ठीक है, हमारा जूता पहन के रवि जी बॉस्टन मैराथन जीत गए। मेरा एक दोस्त है जो पटना शहर का, जो बॉस्टन मैराथन में दौड़ा था। अरे वाह। हाँ, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जी। बॉस्टन मैराथन जो मैराथन करता है, कम से कम एक नई उसमें दिलचस्पी है जीवन को, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हाँ, इसी इकोनॉमिक्स का एक और हिस्सा ये भी है कि अगर आप कभी किसी से पूछें, आप अगर मुझसे पूछें कि बेस्ट जूता कौन सा है, तो मैं आपको कहूँगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। और अगर आपको कोई इसके सीधा जवाब देता है कि ये बेस्ट जूता है, तो इसका एक ही मतलब है, और वो ये है कि वो आपको वो जूता बेचना चाहता है। तो अच्छा। विद इन द कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये कोई कंसेंसस नहीं है कि कोई ऑप्टिमल या कोई बेस्ट जूता होता है। अच्छा। क्योंकि मुझे तो लगा था कि आप ये फॉर्मूला मुझे दे देंगे चुपचाप, और मैं अपने दर्शकों को भी नहीं बताऊंगा कि बेस्ट जूता क्या है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे मैं नहीं बताने वाला। लेकिन अब तो ये सवाल ही खत्म हो गया, बेस्ट जूता क्या है किसी को नहीं पता है। ये किसी को पता नहीं है। इसका कारण ये है कि ये सवाल थोड़ा गलत है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड सवाल है। बेस्ट जूता किस लिए? बेस्ट जूता कंफर्ट के लिए, बेस्ट जूता एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट जूता आपको कोई इंजरी है उससे रिकवर करने के लिए। ये सारे सवालों के जवाब अलग हैं, और सबके लिए ऑप्टिमल जूता जो है वो सब अलग है। और इस सब के ऊपर एक जो सबसे बड़ी ओवरआर्चिंग थीम है वो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं। तो जो जूता मेरे लिए बेस्ट है वो किसी और के लिए बेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आपकी लाइफ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपकी इंजरी स्टेटस पे डिपेंड करता है, आपके गोल पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही नुआंस्ड क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट आंसर पॉसिबल नहीं है। जी। तो हम लैब में पूरी बातचीत नहीं करना चाहते थे जी। इसलिए ये हार्वर्ड के कैंपस के प्रांगण में आ गए हैं, ताकि आप संस्थान को भी थोड़ा सा देख सकें, महसूस कर सकें, और जूते पे जो हमारी बातचीत हो रही है वो भी देखें। अली, हम अक्सर स्कूल के बच्चों को देखते हैं, और मैं ठोस तरीके से नहीं कह सकता हूँ, पर लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं। उनके जूतों से बहुत आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि जूते बनाने वाली कंपनियों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। जी। तो ख़राब जूते का क्या, हमारे स्कूल के बच्चे खासकर भारत में अच्छे जूते पहन रहे हैं जो उन्हें पहनने के लिए कहा जाता है, फिर उनके रोज़ के एनर्जी और अटेंशन पर उन जूतों से क्या फ़र्क पड़ता है? जी। तो ये मेरे डोमेन से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए मुझे बहुत साइंटिफिक जानकारी तो नहीं है, पर मैं गेस कर सकता हूँ कि क्या इसका स्टेटस है। एक तो ये बात आपने सही कही कि शू कंपनी से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है इस स्टेज पे, कि क्योंकि मतलब 15-20 साल की उम्र तक तो पैर की साइज़ बढ़ रही है धीरे धीरे। तो कैसे इस बढ़ती हुई साइज़ को अकोमोडेट किया जाए, ये इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है, और ना ही इंडस्ट्री का फोकस रहा है। पर
एक चीज़ जो हमें मालूम है, और ये एक्चुअली इंडिया में हुई थी रिसर्च 1980s में, राव एंड जोसेफ करके एक लैंडमार्क स्टडी है जिन्होंने पाया था कि जो बच्चे जूते पहन के बड़े होते हैं, मतलब अर्ली एजेस में, शुरू के सालों में, उनको अगर कंपेयर करें उन बच्चों से जो कि नंगे पैर बड़े हुए हैं, तो एक बहुत छोटा डिफरेंस, मतलब 5% का डिफरेंस मान लें आप, ये पाया गया है। जो लोग जूते पहन के बड़े होते हैं उनके पैर जनरली थोड़े से फ्लैट फुट ऐसे हो जाते हैं। फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट होता है, आप अगर अपने पैर को देखें साइड से, मतलब ये इस साइड व्यू से देखें अगर, तो एक ऐसे आर्च बनी हुई है फुट की, ठीक है, वो फ्लैट नहीं है, ऐसे घुमावदार है। और कई बार क्या होता है, जब आपका पैर बहुत सारे कारणों से फ्लैट हो जाता है, और आप जैसे दुनिया की जितनी भी आर्मीज़ हैं, उन आर्मीज़ में एक क्लासिक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको आर्मी में एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों, उससे क्या फ़र्क? उसका एक कारण ये है कि कई लोग जिनका फ्लैट फुट होता है उनको पैरों में बहुत दर्द होता है। अच्छा। वो ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत सारे फ्लैट फुटेड लोग हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक फ्लैट फुट लोग भी बहुत सारे हैं। पर इन जनरल ये माना जाता है कि अगर आपका पैर फ्लैट है तो शायद कुछ गड़बड़ हुई है पैर के स्ट्रक्चर के साथ। और ये भी पाया गया कि जो लोग बचपन से जूते पहन के बड़े होते हैं, उनके पैर थोड़े से फ्लैट रहते हैं। अब इसके क्या कमजोर हो जाते हैं? नहीं। हाँ, अब इसके कोई क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है या नहीं है, ये स्टडीज नहीं है, ये एक कॉरिलेशन पाया गया है। जी। पर अभी लगता है आपको ये लगता है कि बच्चों के जो जूते हैं उन और उनके शरीर और मन पे जो असर होता है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर स्टडी थोड़ी लैकिंग है, स्पेशली उन पॉपुलेशंस में जो रिसेंटली मॉडर्नाइज हुए हैं, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। आप मतलब बहुत ही रीसेंट है कि इंडिया में लोगों के पास इतना एक्सेस रहा है कि वो जूते खरीद सकें और रेगुलरली पहन सकें, और इसको अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो लोगों के पास इस तरह का एक्सेस बहुत ज़्यादा सालों से रहा है। तो ये जो इमर्जिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का एक्सेस बढ़ रहा है, वहाँ पर ये रिसर्च करना ज़रूरी है कि कैसे इस इमर्जेंस से क्या इफेक्ट आ रहा है। पर आपने कहा कि बच्चों के ऊपर आपका अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप चाहेंगे कि मैं तो देखता हूँ कि बच्चे को गोद में भी है बच्चा, उसमें वो जूता पहनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत क्यूट लगता है। वो वैसा करना चाहिए क्या? देखिए, अगेन मेरे पास इसके ऊपर डेटा नहीं है और मैंने कोई साइंटिफिक स्टडीज़ इस पर देखी नहीं है, पर अगर मैं गैस करूं तो ये गैस करूंगा कि कोशिश करें कि जूता कम से कम पहने, क्योंकि जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हमारी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम नंगे पैर रहे हैं, तो क्लियरली हमारी बॉडी नंगे पैर चलना और दौड़ना सहन कर सकती है, हम उसमें सक्षम हैं। तो जहाँ तक संभव हो आप ना पहने जूता। ये मेरी नॉन साइंटिफिक रिकमेंडेशन है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। डेटा नहीं है जी। ये भी एक नॉन साइंटिफिक बात है, लेकिन बहुत घरों में साइंटिफिक तरीके से कही जाती है कि बच्चा है तो नंगे पाँव आप मत चलो, आपको ठंड लग जाएगी जी। तो पर बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि नंगे पाँव चलें ज़्यादा जी, अगर हो सके तो, है ना। हाँ। तो आपने, पर हम ये जानना चाहते हैं कि सोल के हिसाब से, जैसे ये जूता है जी, तो क्या मुझे सोल देख के जूता खरीदना चाहिए हमेशा? जी हाँ, तो एक चीज़ होती है, एक बहुत कॉमन फीचर है जो यहाँ यूएस में आपको बताया जाएगा दुकानों में खरीदते वक्त। हाँ। तो जूते की साइज़ तो एक तरफ हो गई, वो तो स्टैंडर्ड है। हाँ। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं HTO, हील टो ऑफसेट। अच्छा। उसका मतलब है कि सोल की थिकनेस जो हील के नीचे है उसमें और यहाँ वाली थिकनेस में कितना फ़र्क है। अच्छा। जैसे मेरा जो जूता है ये इसको बोलते हैं ज़ीरो हील टो ऑफसेट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये फ्लैट है। आपका जूता जो है यहाँ पे हम मान लें लगभग ज़्यादा है, 20 मिलीमीटर है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर है। हाँ। तो आपका हील टो ऑफसेट हो गया 10 मिलीमीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खड़े रहते हैं स्टिल, हाँ, तो आपका पैर हल्का सा ऐसे रहता है, क्योंकि आपकी हील, आपकी एड़ी जो है वो आपके 4 फुट से ऊपर उठी हुई है, और इसके इफेक्ट्स होते हैं जो नापे जा सकते हैं। और इसका एक इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि जितना ज़्यादा हील टू ऑफसेट होगा उतना कम लोड आपके एंकल पे पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा लोड आपके नी पे पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका पैर उठता है एड़ी की तरफ से, वैसे वैसे आप ये एक ट्रेड ऑफ करते हैं, आप अपने नी को ज़्यादा लोड करते हैं और एंकल को कम लोड करते हैं। और इसका एक बहुत कूल आउटकम है, वो ये है कि अगर किसी को नी इंजरी हुई है या किसी को एंकल इंजरी हुई है, तो आप ये जूते की इस तरह की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो कम एंकल से जोर लगाएं और ज़्यादा जोर नी से लगाएं, या वाइस वर्सा। पर आजकल मैं देखता हूँ कि लोग लेदर शूज़ नहीं पहनते जी, और मैं भी जब पहनता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है चलने में, तो लगता है कि तुरंत उतार दें जी। और एक और जैसे लगता है कि बहुत सारे पुलिस के जवानों को आप लेदर शूज़ दे देते हैं जी, उन्हें दौड़ना पड़ता है, काफ़ी चलना पड़ता है, तो लगता है सरकार ये क्यों अत्याचार कर रही है, इनको अच्छा
इस तरह के जूते जो हम लोग पहनते हैं वो क्यों नहीं दे रही है? जी, तो ये एक अच्छा सवाल है। इसका एक्चुअली फील्ड में कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए आप इमेजिन करो किस तरह की, किस साइज़ की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आपको हज़ारों लोग चाहिए जिनमें बहुत सारा वेरिएशन हो, और उन हज़ारों लोगों को हज़ारों घंटों तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि लैब में संभव नहीं है। मैं जब लैब में लोगों को लाता हूँ तो वो 1 घंटे के लिए आते हैं मेरे पास। अब उस 1 घंटे में मैं क्या समझ लूँगा उनके जूतों के बारे में? तो एक बहुत ही लिमिटेड व्यू पॉइंट है अभी मेरे पास। मुझे कई बार लगता है कि हमारे जो पुलिस फोर्स के जवान हैं जो गुस्से में आ जाते हैं जी, उसकी एक वजह ये भी होगी कि वो एकदम लेदर शूज़, हार्ड बहुत जूता पहन के वो शायद उनको टिकाऊ जूता दिया जाता है, पर उनके ड्यूटी के हिसाब से वो सही जूता ना हो। इसका अध्ययन होना चाहिए इस तरह की चीज़। जी बिल्कुल। और इस पे इस तरह की इन फील्ड जो बिहेवियर है इस पे स्टडी होती है। और ये ज़्यादातर स्टडीज़ डिफेंस डिपार्टमेंट्स फंड करते हैं। अच्छा। तो जैसे यूएस का भी डिफेंस डिपार्टमेंट बहुत सारी रिसर्च फंड करता है। ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग होती है जिसमें स्टडी करते हैं कि जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनके पैरों को किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये रिसर्च हो रही है, पर आई थिंक इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। पर 2-3 चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा जूता अच्छा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं? जी हाँ। तो इस फैशन से बचा जाना चाहिए। हाँ, ये तो अब वहाँ पर बेसिकली साइंटिफिक डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। वो एक मार्केटिंग और फैशन डिस्कशन आ जाता है। पर फिर ये है कि मतलब मेरे लिए जो चीज़ वैल्यूएबल है वो किसी और के लिए ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या जूता भी चोट का कारण बन जाता है? बिल्कुल। पर अगेन ये एक बहुत ही कंटेंशियस इशू है, और इस पे फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है साइंटिफिक रिसर्च का, और बढ़ना चाहिए मेरी नज़र में। पर एक बात ये क्लियर है कि क्योंकि हमारा एवोल्यूशन नंगे पैर चलने और दौड़ने के लिए हुआ था, तो एक बात साफ है कि जब आप जूते पहन के चलते या दौड़ते हैं तो आपके चलने का या दौड़ने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि नंगे पैर दौड़ रहा है। ठीक है, तो एक नंगे पैर दौड़ने को बोलते हैं बेयरफुट रनिंग, और बेयरफुट रनिंग में और शू वाली रनिंग में फ़र्क होता है। अच्छा। तो एक फ़र्क ये होता है कि क्योंकि आपने जूता पहन लिया है तो आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है ग्राउंड से, आप कुछ सेंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। जबकि आप जब नंगे पैर दौड़ते हैं तो आप सेंस कर पाते हैं कि आप सही दौड़ रहे हैं या नहीं। तो जूता कई बार वो सेंस को डल कर देता है, और फिर यू आर फोर्स टू रन इन अ इम्प्रॉपर वे। और ये बात भी क्लियर है कि आपने कौन सा जूता पहना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। पर आप कैसे दौड़ रहे हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कौन सा जूता पहना हुआ है। क्या आपने सोशली जूते को नोट किया है कि ख़ास क्लास के लोग किस तरह के जूते पहन रहे हैं? जैसे मेरी नज़र अक्सर राजनीतिक रैलियों में कार्यकर्ताओं के पाँव पर पड़ती है, और अब मैं देखता हूं कि जो ज़्यादातर कार्यकर्ता होते हैं उनके पैंट या कुर्ते की बनावट से वो जूता मैच नहीं करता है, लेकिन वो स्लिप ऑन शूज़ पहनते हैं जिसमें फीता कम बांधना पड़े, और वो ये स्नीकर जैसा एक आधा जूता। तो करीब करीब वो सारे नेता और कार्यकर्ताओं में जूतों को लेकर मुझे दिखता है कि बहुत एक तरह की समानता दिखती है कि जूते के बारे में जी, जो ज़्यादा चलता है मतलब उस क्लास में। बिल्कुल। आई थिंक ये एक और डिमेंशन है जूतों की वेरिएबिलिटी में। बहुत अलग अलग तरह के जूते होते हैं, अलग अलग तरह के कारणों से बने हुए। और ये जो है कि एक फंक्शनल डिस्टिंक्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं जूते के साथ। और इसमें बायोमैकेनिक्स वगैरह का या साइंस का इतना रोल नहीं है जितना सोशल सॉर्ट ऑफ रोल है। कोई ऐसा जूता ज़रूर बनाए जिससे नेता अच्छा हो जाए, थोड़ा उसमें मोहब्बत की बात हो और वो खुश रहे हमेशा चलते हुए। बहुत दुखी रहता है, हमेशा नफरत की बात करता है। तो अली यावर हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हार्वर्ड के इस प्रांगण में जूतों के बारे में विस्तार से बताने के लिए। बातचीत लंबी है लेकिन ऐसी बातचीत आपको मिलेगी कहाँ। अली से हमारी मुलाकात कुछ साल पहले येल यूनिवर्सिटी के लैब में हुई थी। तब मैं बहुत हैरान हुआ था कि कोई राजस्थान से आकर अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक बहुत बड़े लैब में अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है और जूतों पर रिसर्च कर रहा है। तब से ये बात मेरे दिमाग में थी कि कभी ना कभी अली से मैं मिलूँगा और ये रिकॉर्डिंग करूँगा। तो ये जो स्टोरी, ये जो कहानियाँ आपने देखी हैं उस मुलाकात का हिस्सा है जब हम आपसे पहली बार मिले थे। और इसी तरह से एक रिपोर्टर के मन में, जीवन में कहानियाँ बनती रहती हैं, उसके बीज रहते हैं और कई साल बाद वो कहानी आपके सामने होती है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेहद लाजवाब दर्शक हैं जो नए नए विषयों को, नए नए देश, काल और मुद्दों के बारे में
अपनी जानकारी का विस्तार करते रहते हैं। ये श्रेय हमारा नहीं, अली का भी नहीं, ये आपका है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।